नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। आज दोस्तों हम लोग संडे स्पेशल क्लास, ये हमारी पहली क्लास है। संडे स्पेशल क्लास में दोस्तों हम लोग किसी एक ऐतिहासिक कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा और उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करी जाएगी, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करी जाएगी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले सभी अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक भारत के महान सम्राटों में से एक। दोस्तों भारत ही नहीं, विश्व में भी जब भी महान सम्राटों और शासकों का नाम लिया जाता है उसमें अशोक का नाम अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अशोक की परिचय के बारे में। देखेंगे हम लोग उनका परिचय क्या है, सीमाएं क्या थीं उनकी, स्तूप लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, 14 स्तंभ लेख, 7 लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, कलिंग युद्ध के बारे में देखेंगे जिसके बाद अशोक का हृदय धम्म नीति की ओर परिवर्तित हुआ। धम्म यात्रा देखेंगे, अशोक की जो धर्म यात्राएं हुई, बौद्ध गया, लुम्बिनी। उसके बाद अशोक के बौद्ध धर्म से पहले का धर्म, अशोक की पत्नियां, अशोक के पुत्र और अशोक के कई सारे शासनकाल और अशोक की बौद्ध संगीति, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अशोक का परिचय। तो दोस्तों अशोक एक ऐसे शासनकाल में अशोक ने जन्म लिया जिसकी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी देशों तक पहुंची हुई थीं। मौर्य शासक बिंदुसार के यहाँ सम्राट अशोक का जन्म हुआ। माता का नाम सुभद्रांगी या जिन्हें धर्मा कहा जाता है, चंपा अंग की राजकुमारी थी ये। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, लगभग 101 पुत्र थे। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर बना और वहाँ का शासन काल संभाला। ग्रंथों और पुराणों में अशोक के कई सारे नामों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जैसे अशोकवर्धन जो कि विष्णु पुराण में है, देवानाम पियदस्सी बराबर गुहालेख में इनका ये नाम मिलता है, बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में आपको इनका ये उपनाम देखने को मिलेगा। अशोक जो नाम है कई अभिलेखों में आपको देखने को मिलेगा। मास्की अभिलेख कर्नाटक, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, नेत्तूर अभिलेख आंध्र प्रदेश, उडेगेलान अभिलेख कर्नाटक, मगधाधिराज उज्जैन करमौली, उज्जैन का जब इन्होंने शासन संभाला तभी इनका नाम उज्जैन करमौली हुआ। देवानाम पिय या देवानाम प्रिय। और दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में अगर देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथों में जैसे अशोकावदान, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। महावंश के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्रों में अशोक और सुसीम भी उन्हीं के पुत्र थे। सुसीम जो अशोक का भाई था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब देखा जाएगा दोस्तों तो हमें पता चलता है कि अशोक के पिता के समय में, बिंदुसार के समय में दो जगह विद्रोह हुए, जिसमें एक विद्रोह को दबाने उनका पुत्र सुसीम गया और
एक विद्रोह को दबाने उनके पुत्र अशोक गए। सुसीम का ही पुत्र था दोस्तों निग्रोध, जो बौद्ध धर्म का भिक्षु था। इससे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली और काफ़ी प्रभावित हुए इससे। अशोक का राज्यारोहण की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो 273 ईसा पूर्व राधागुप्त की सहायता से इनका राज्याभिषेक हुआ। जो राधागुप्त थे वो चाणक्य के उत्तराधिकारी थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य जो कि मौर्य सम्राट, उन्हीं की देन कही जा सकती है। भारत को जो एक महान शासक मिला चंद्रगुप्त मौर्य, वो चाणक्य की सहायता से ही मिला। 4 वर्षों तक गृह युद्ध के बाद राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। 4 वर्षों तक गृह युद्धों में ऐसा बताया गया कि अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों पता चलता है कि अशोक के कुछ भाई जीवित भी थे। अशोक के 5वें शिलालेख में आपको ये देखने को मिलेगा, अशोक के जीवित भाई के बारे में भी चर्चा मिलती है। तो अशोक ने गद्दी कब हासिल करी? 273 ईसा पूर्व। और राज्याभिषेक जो हुआ वो 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व, क्योंकि 4 वर्ष तक गृह युद्ध में लिप्त रहे सम्राट अशोक। आइए अब आगे देखते हैं इनके बारे में। अब अगर दोस्तों आगे चर्चा करी जाए तो कई इतिहासकारों ने बताया है कि अशोक ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, बौद्ध ग्रंथ महावंश से पता चलता है कि भाइयों की हत्या भी की थी। लेकिन 5वें शिलालेख में जिंदा भाइयों की भी चर्चा है। तो इसमें दोस्तों कई इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों ने कहा कि इसने अपने भाइयों की हत्या करी, और कई इतिहासकारों का कहना है और कई अभिलेखों से ऐसा प्राप्त होता है कि अशोक के कई भाई जीवित भी थे। सम्राट अशोक हिंदुस्तान की एक ऐसी हस्ती जिसने हिंदुस्तान के ऐसे इतिहास की रचना करी जो युगों युगों तक नहीं भुलाई जा सकती। राज्य के प्रशासन से ज़्यादा उनके धर्म नीति के बारे में चर्चा होती है। तो आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं हम लोग अशोक की सीमाओं के बारे में। जैसे कि आपको पता है, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बिंदुसार ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, सुदूर हिंदुस्तान में फैली हुई थी। उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी के मैसूर तक, तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक, जो कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राज्य सीमा हुई। इससे बड़ी राज्य सीमा, सम्राट अशोक से बड़ी राज्य सीमा तब से लेकर अब तक किसी भी राजा की नहीं हुई। इसी कारण सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। चक्रवर्ती। इतिहास काल में 4 दिशा में 4 राजा हुआ करते थे। उत्तर में स्वराट, पूर्व में स्वराट, पश्चिम में विराट, उत्तर में सम्राट और दक्षिण में भोज। और इन जो चारों दिशाओं के राजाओं पर शासन करता था, उस राजा को कहा जाता था चक्रवर्ती सम्राट। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए, अशोक ने अपने सभी शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख स्तूपों में कला की गांधार शैली का प्रयोग किया। गांधार शैली, जैसा कि आपको पता होगा, भारत और यूनानी कला को मिला दिया जाए तब एक नई शैली गांधार शैली का निर्माण होता है। तो अशोक ने अपने सभी शिलालेख कला की गांधार शैली में ही निर्मित किए।
अशोक ने अपने लेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा को दोस्तों अर्ध मगधी भी कहते हैं। अर्ध मगधी भाषा जो कि इलाहाबाद के क्षेत्र के आगे से शुरू होती है, मगधी भाषा। मगध साम्राज्य का जहाँ जहाँ तक शासन था वहाँ वहाँ पर आपको मगधी भाषा देखने को मिलेगी। प्राकृत भाषा संस्कृत से मिलती जुलती भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने शिलालेखों को लिखवाया। अशोक के लेख में दोस्तों 4 लिपियों का प्रयोग हुआ, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग ब्राह्मी लिपि का किया गया। ब्राह्मी लिपि जो थी उसका संशोधित रूप ही देवनागरी लिपि है। जो देवनागरी लिपि आपको हिंदी, हमारी मातृभाषा, उसकी जो लिपि है वो कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 भाषाओं का प्रयोग किया, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। और सर्वाधिक प्रयोग जो किया वो किसका किया? वो किया है दोस्तों ब्राह्मी लिपि का। और ब्राह्मी लिपि का संशोधित रूप कौन सा है दोस्तों? देवनागरी लिपि। अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों वो आपको संपूर्ण भारत में ही नहीं, मिस्र, यूनान तक आपको अशोक के शिलालेख देखने को मिलेंगे। नेपाल में आपको अशोक के शिलालेखों की बहुतायता मिलेगी। बिहार, दक्षिण भारत, श्रीलंका, यानी कि अशोक ने जो धर्म का प्रचार किया वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में किया। और हिंद महासागर ही नहीं, भूमध्य सागर तक अशोक ने अपना परचम लहराया और वहाँ की राजनीति से भली भांति परिचित थे सम्राट अशोक। अशोक के अगर अभिलेखों की बात करें तो उनसे स्पष्ट होता है कि उनके राज्याभिषेक के 9वें वर्ष से 27वें वर्ष तक सभी घटनाओं का उल्लेख आपको मिल जाएगा अशोक के शिलालेखों में। अशोक के कई सारे शिलालेखों के बारे में आपने सुना होगा। अशोक के अभिलेखों की जो खोज करी थी वो 1750 ईस्वी में पाद्रोही पेंथेलर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने करी थी। परंतु वो इसको पढ़ने में सक्षम नहीं थे, उसको पढ़ नहीं पाए थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी आदि लिपियों में अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखवाया। और अरमाइक और खरोष्टी ऐसा माना जाता है कि ईरानी सभ्यताओं से मिलती जुलती है, ईरानी सभ्यताओं से मिलती जुलती ये भाषा थी। तो आगे चलकर दोस्तों सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को मिला। और सर्वप्रथम जो शिलालेख दोस्तों इनको पढ़ा गया वो दिल्ली का टोपरा शिलालेख पढ़ा गया। 1837 ईस्वी में इन्होंने इस शिलालेख को पढ़ा था। तो दिल्ली का टोपरा शिलालेख पढ़ा गया। ये अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से एक था। केवल इसी ही स्तंभ पर 7 स्तंभ लेख हैं इनके। 7 स्तंभ में केवल दिल्ली का टोपरा जो स्तंभ लेख है उस पर ही 7 शिलालेखों के एक ही स्तंभ पर 7 लेख लिखे हुए हैं। बाकी सभी पर 6 ही लेख उत्कीर्ण हैं। इसे फिरोज शाह की लाट कहा जाता है, भीमसेन की लाट कहा जाता है, दिल्ली शिवालिक की लाट कहा जाता है, सुनहरी लाट के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह की लाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिरोज शाह ने इसको दिल्ली मंगवाया था। अशोक के राज्य विस्तार नीति, राज्य के प्रशासन की नीति से इतिहास के सभी राजा उनसे प्रभावित हुए, उनके शिलालेखों से प्रभावित हुए। तो आपको पूरे इतिहास में कई सारे राजाओं का संबंध अशोक से मिलेगा। जूनागढ़ अभिलेख में आपने देखा कि रुद्रदामन ने भी अपना लेख लिखवाया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं अशोक के 14 अभिलेखों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शिलालेख जो है दोस्तों वो पशु बलि पर रोक है। विशेष अवसरों पर
2 हिरन और 1 मोरों को मारने की छूट दी गई थी, जो बाद में रोक दी गई। और अगर बात करें दूसरे शिलालेख की या दूसरे अभिलेख की, तो मानव के साथ यहाँ पर पशु चिकित्सा का भी प्रावधान हुआ, और ऐसा करने वाले ये प्रथम शासक थे। इतिहास में फिरोज शाह तुगलक भी ऐसे राजा हुए जिन्होंने मानव के साथ पशु चिकित्सा का भी प्रावधान किया था। तीसरे अभिलेख की बात करें अगर, तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति करी, जो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक थे, जो प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य का दौरा करते थे और सम्राट अशोक को उसके बारे में बताया करते थे। ये जो शिलालेख हैं दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 14 शिलालेख। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक शिलालेख के बारे में चर्चा करते जाएंगे। तो सम्राट अशोक का ऐसा मानना था कि राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसी कारण इसने पदाधिकारियों की नियुक्ति करी, जो प्रत्येक 5 वर्ष राज्यों का दौरा करते थे और प्रजा के बारे में राजा को जानकारी दिया करते थे। अब अगर बात करें चौथे शिलालेख की, तो चौथे शिलालेख में दोस्तों, चौथे अभिलेख में धम्म नीति का वर्णन है। अशोक की धर्म नीति, पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। अशोक जो कि पहले शैव संप्रदाय को मानने वाला था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को माना, और धम्म नीति के वर्णन इस चौथे अभिलेख में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हम 5वें अभिलेख की, तो 5वें अभिलेख में दोस्तों आपको राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति और जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि पीछे हम लोग चर्चा कर चुके थे कि इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने गृह युद्ध के समय में 273 ईसा पूर्व से 69 तक सभी भाइयों को मार दिया, लेकिन उनके शिलालेख से यह पता चलता है कि उनके कई भाई जीवित थे। अब अगर हम लोग चर्चा करें अशोक के छठे अभिलेख की, 14 अभिलेखों में छठा अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वलोक हित उसका धर्म है तथा प्रजा की सूचना अशोक तक पहुंचती रहे। इसी कारण दोस्तों सम्राट अशोक ने कहा कि प्रजा की पूरी सूचना अशोक को मिलनी चाहिए, और ऐसा उसने अपने अभिलेख पर उत्कीर्ण भी कराया। जिन 3 अधिकारियों की नियुक्ति करी वो इसमें अशोक की सहायता करते थे। अगर चर्चा करें हम लोग 7वें शिलालेख की, तो 7वें शिलालेख में अशोक ने कहा है, 7वें अभिलेख में, कि सभी को साथ साथ रहना चाहिए, और अशोक ने ऐसा दावा किया है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि भारतीय संस्कृति है, सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है, सभी धर्मों को एक साथ रहने, मेलजोल के साथ रहने की छूट है। भारतीय संस्कृति हमें ऐसा सिखाती है। इन्हीं कुछ परंपराओं पे हमारे सम्राट, महान सम्राट अशोक भी चले। चर्चा करें अगर 8वें अभिलेख की, तो 8वें अभिलेख में पता चलता है कि धम्म यात्रा करी इन्होंने। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गए, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार में पड़ता है, वहाँ की यात्रा करी इन्होंने। 20वें वर्ष लुम्बिनी गए, जो कि नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में पड़ता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी की यात्रा करने पर दोस्तों, वहाँ लुम्बिनी पर जाकर इन्होंने बताया, जैसा कि बुद्ध की जन्मस्थली थी, तो उससे प्रभावित होकर लुम्बिनी को इन्होंने करमुक्त कर दिया, और 256 रातें इन्होंने धर्म यात्रा में गुजारी, धम्म यात्रा में गुजारी। दोस्तों सम्राट अशोक ने राज्य विस्तार नीति ना अपनाकर धम्म नीति अपनाई थी, और शिलालेखों में इसकी चर्चा
आपको अधिकाधिक बार मिलेगी। अब बात करें अगर नवें शिलालेख की, तो भेंट, शिष्टाचार और समारोह पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया तथा अपनी प्रजा को ये बताया कि अपने माता पिता, गुरु, भाइयों आदि की सेवा करने को कहा। इन्होंने कहा कि जो सम्राट होता है वो प्रजा का नौकर है, तो किसी भी प्रकार का भेंट, किसी भी प्रकार का शिष्टाचार, किसी भी प्रकार का समारोह नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें 10वें अभिलेख की, तो यश कीर्ति की निंदा की तथा राजा का सारा यश और कीर्ति प्रजा के लिए है, ऐसा इन्होंने अपने 10वें अभिलेख में बताया। और राजा प्रजा के प्रति हमेशा उत्तरदायी होगा, 10वें अभिलेख में ऐसी चर्चा मिलती है। 11वें अभिलेख की अगर बात करें, तो 11वें अभिलेख में धम्मदान को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ दान बताया। अशोक बौद्ध संप्रदाय से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धम्म प्रचार में ही लगा दिया। 12वें शिलालेख की अगर हम बात करें, तो सभी संप्रदाय का सम्मान की बात कही और धार्मिक मेल मिलाप की बात कही है। यहाँ पर धार्मिक होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। धार्मिक मेल मिलाप और सभी संप्रदाय एक साथ रहने की बात कही गई 12वें शिलालेख में। सबसे महत्वपूर्ण आपका 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध और वहाँ हुए भीषक नरसंहार का संपूर्ण वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अभिलेख में दक्षिण के साथ ताम्रपर्णी में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध से इसका दिल बड़े नरसंहार को देखकर इसका हृदय उद्वेलित हो उठा और धम्म विजय की ओर बढ़ा, धम्म यात्रा की ओर बढ़ा। बौद्ध संगीति करवाई इन्होंने। अशोक के इसी धम्म नीति के कारण विश्व के सभी सम्राटों में अशोक को प्रथम स्थान की श्रेणी में रखा जाता है। और जब जब सम्राट अशोक की बात होगी, तब तब भारत की बात, भारत के इतिहास की बात होगी, क्योंकि भारतीय इतिहास सम्राट अशोक के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। अब अगर हम लोग चर्चा करें 14वें अभिलेख की, तो 14वें अभिलेख में दोस्तों बताया गया है, प्रजा को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया है। सम्राट अशोक ने उसमें ऐसा लेख लिखवाया है कि प्रजा को भी धार्मिक जीवन जीना चाहिए। जो दोस्तों इनका धर्म के प्रति इतना झुकाव हुआ, कई इतिहासकारों का कहना है कि यही मौर्य शासकों के पतन का कारण बना। इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थे दोस्तों अब अशोक के 14 शिलालेख, जिसमें से आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं पहला 7वां शिलालेख, 5वां शिलालेख, 8वां शिलालेख और अति महत्वपूर्ण 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। और 13वें शिलालेख से संगम युग का भी पता चलता है, जो दक्षिण भारत में फला फूला, दक्षिण भारत के इतिहास की एक अग्रिम कड़ी बना संगम युग, उसका भी पता हमें अशोक के 13वें शिलालेख से चलता है। सम्राट अशोक एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे आने वाले भारत के सभी राजा, सभी शासक प्रभावित होने वाले थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो हम लोग अब चर्चा करेंगे दोस्तों 7 बृहद स्तंभ लेख, जो सम्राट अशोक के 7 बृहद स्तंभ लेख थे,
सबसे पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख, कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। अकबर के समय में जहांगीर ने इलाहाबाद किले में इसको रखवाया। इस स्तंभ पे समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी लेख मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अशोक एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे जिनसे आने वाले सभी साम्राज्य प्रभावित हुए। सभी राजाओं ने अशोक की भांति कार्य करना चाहा। अब अगर चर्चा करें इनके दूसरे बृहद स्तंभ लेख की, जिसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जैसा कि आपको भी मैंने पहले चर्चा कर चुका था कि फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया था और इसका नाम इन्होंने मीरान ए जरी रखा। फिरोज शाह तुगलक अकबर से नहीं, अशोक से काफ़ी प्रभावित हुए। अब चर्चा करें तीसरे स्तंभ लेख की, तो इसको मेरठ स्तंभ लेख कहा जाता है। इसको भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया तथा मुग़ल शासक फर्रुखशियर, जिनके नाम पर हमारे ज़िले का नाम फर्रुखाबाद पड़ा, बारूद के ढेर में आग लगने के कारण ये खंडित हो गया मेरठ स्तंभ लेख। अब अगर चर्चा करें चौथे स्तंभ लेख की, तो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख चंपारण बिहार में पड़ता है, जो कि सबसे बड़े स्तंभ लेखों में से एक है। पांचवा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख है और सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है 7 बृहद स्तंभ लेखों में। अब अगर छठे शिलालेख के और 7वें शिलालेख की बात करें, तो एक ही जगह से 2 शिलालेख प्राप्त हुए। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार में जो पड़ता है, यहाँ से 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। एक पर लेख उत्कीर्ण है और वृषभ की आकृति है, तथा दूसरे पर लेख नहीं है और सिंह की आकृति बनी हुई है। अशोक कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अपने कार्यों को एक ऐसी जगह समाहित कर दें जिसे आने वाली भारत की सभी पीढ़ियां याद रखें। तो इसी में अशोक ने कई सारे लेख लिखवाए। अब चर्चा करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख की। तो लघु स्तंभ लेख में सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख हैं, जिसमें राजकीय घोषणाएं करी गई हैं। कौशाम्बी और रुम्मनदेई में रानी कारोबाकी के दान का उल्लेख है तथा रुम्मनदेई में कर व्यवस्था का वर्णन है। रुम्मनदेई जो आपका नेपाल की तराई में पड़ता है। लघु स्तंभ लेख में सारनाथ स्तंभ लेख का अशोक का जो चक्र है वो हमारी भारत सरकार ने भी उसको अपनाया। जो स्तंभ पर सिंहों की आकृति है उसको भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। कुछ ऐसी सभी छोड़ कर गए हमारे बीच सम्राट अशोक। सारनाथ स्तंभ लेख की अगर बात करें तो इस स्तंभ में 2 चक्र हैं और सिंहों के ऊपर जो चक्र है उसको धम्म चक्र कहा गया या धर्म चक्र कहा गया, महाधर्म चक्र कहा गया, जिसमें 32 तीलियां हैं। तथा दूसरा जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसको कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में भी अपनाया गया। 4 जानवर भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। तो अशोक से, जैसा कि आपको मैंने बताया, आने वाले सभी शासक ही नहीं, हमारा संविधान भी प्रेरित हुआ और अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से सिंह स्तंभ को अपना चिन्ह बनाया। अब बात करते हैं अशोक के जूनागढ़ अभिलेख की। इसमें विद्यार्थियों में काफ़ी मतभेद रहता है, क्योंकि
कई किताबों में लिखा है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जूनागढ़ सौराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ी पर स्थित जूनागढ़ नामक एक गांव है। यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिस पर बाद में रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने अपने अभिलेख लिखवाए। तो आज से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का है, जिस पर बाद में रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने अपने लेख लिखवाए। रुद्रदामन ने उसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की भी चर्चा करी है। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक, महान गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक, उन्होंने भी अपने लेख लिखवाए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अशोक के पत्नियों की। तो अशोक की कई सारी पत्नियों की चर्चा मिली है। सबसे पहले जो पत्नी थी वो थी देवी, या इतिहासकारों ने उन्हें पद्मावती भी कहा है। इनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा कारुवा की, जिनके पुत्र तीवर थे और पुत्री चारुमती थी। तीवर अशोक के सभी पुत्रों में से प्रिय पुत्र था। तीवर पुत्री चारुमती को जब नेपाल धर्म प्रचार के लिए भेजा तो उन्हें नेपाल के राजा से प्यार हुआ और विवाह कर लिया। तस्य रक्षिता जो ब्राह्मण धर्म को मानती थी, बौद्ध मत को इसने नकारा और ब्राह्मण धर्म को अस्वीकार किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अशोक की धम्म यात्रा। अशोक की धम्म यात्रा की अगर चर्चा करी जाए तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करी, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सम्राट अशोक के मन में हुआ कि देखा जाए कि वो स्थान कैसा है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी, जैसा कि आपको बताया था, नेपाल की तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ भी यात्रा करी और लुम्बिनी को करमुक्त किया, तथा लुम्बिनी में इन्होंने एक बौद्ध गृह भी बनाया भिक्षुओं के लिए। अशोक की धम्म यात्रा में बौद्ध धर्म की शिक्षा जो अशोक ने ली वो दोस्तों 3 व्यक्तियों से ली, उपगुप्त, निग्रोध और मोगलीपुत्तिस। जिसमें सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा सम्राट अशोक पर वो उपगुप्त का पड़ा। निग्रोध जो कि इसका भतीजा था, इसके भाई सुसीम का पुत्र था। धर्म यात्रा में, पूरी धर्म यात्रा में इसकी पुत्री चारुमती हमेशा इसके साथ रही। और चारुमती, जैसा कि आपको बताया, इसकी पुत्री थी। और चारुमती जब नेपाल में धर्म प्रचार के लिए गई तो वहाँ के शासक देवपाल से इनको प्रेम हो गया और विवाह किया। आगे अगर चर्चा करें हम लोग तो धर्म प्रचार की बात करेंगे कि अशोक ने धर्म प्रचार कहाँ कहाँ तक किया और किनको किनको भेजा। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न कोनों में धर्म प्रचारक भेजे। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिलोन श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में शासक तिस्स था, जिसने अशोक की भांति अपनी उपाधि देवानाम प्रिय रखी। श्रीलंका का शासक तिस्स भी काफ़ी प्रभावित हुआ अशोक से, तो इसने अशोक के ही भांति अपनी नाम देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय दस्सी रखा। अब कई सारे धर्म प्रचारक अशोक ने भेजे। पुत्री चारुमती, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, नेपाल भेजा। महादेव को मैसूर भेजा। महारक्षित को यवन देश भेजा। धर्मरक्षित को पश्चिम भारत में भेजा। मध्यांतिक को गांधार और कश्मीर भेजा। कश्मीर की चर्चा आपको मिलेगी। अशोक ने इसका